So we are going to start it. Okay. नमस्कार एवरीवन। मैं अभिषेक सिंह आईएफपीएच के हिंदी सत्र के 911वें दिन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी भली भांति अवगत है कि आईएफपीएच एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्था है जो कोविड काल से ही निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करती आ रही है। प्रारंभ में ये कार्यक्रम अंग्रेजी और मलयालम भाषाओं में आयोजित किए जाते थे। तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी इसका आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी की विशिष्ट पहचान को सशक्त बनाना, ज्ञान का प्रसार करना ताकि वह अधिक से लोगों तक पहुंचे तथा सद्भावना और एकता की भावना को प्रोत्साहित करना है। आप सभी से निवेदन है कि कृपया 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के हमारे मुख्य अतिथि में वक्ता हैं डॉक्टर निशान दरयानी। डॉक्टर निशान दरयानी एमडी होमियो हैं। सर पिछले 16 वर्षों से जयपुर में होम्योपैथिक माइग्रेन क्लिनिक के चीफ फिजिशियन के रूप में कार्यरत हैं। डॉक्टर दरयानी ने बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स में भाग लिया है और अपने साइंटिफिक पेपर प्रेजेंट किए हैं। अब तक सर ने टोटल टोटल 6 साइंटिफिक आर्टिकल पीयर रिव्यूड जर्नल में प्रेजेंट कर चुके हैं। अब मैं हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि डॉक्टर निशान दरयानी से निवेदन करता हूं कि कृपया अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। ओवर टू यू सर। सबसे पहले नमस्कार भाषण सर। तिवारी नमस्कार। सर प्रणाम। बहुत सौभाग्य मिल रहा है कि आज आप लोगों की ब्लेसिंग्स मिल पा रही है मुझे। I want to talk before you talk. सर So may I allow? यस सर यू आर अलाउड। सर आपको I am अलाउ very करने के लिए happy कोई to भी नहीं है be. सर। यू आर फ्री टू टॉक। I am happy to hear you here, and I must congratulate you. I थैंक यू सो मच know सर। since long with you came to various seminars and workshops, conferences, along with your father, my friend, Dr. J.D. Daryani sir, and I heard your presentation in various seminars. I appreciate your presentations everywhere. I congratulate you. Thank you. थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर फॉर ब्लेसिंग्स। शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले मेरे गुरु, मेरे मेंटर और मेरे फादर डॉक्टर दरयानी का नमन करता हूँ। डॉक्टर भस्मे सर को नमन करता हूँ। डॉक्टर तिवारी सर को नमन करता हूँ, जिन्होंने आज आकर मुझे जो सौभाग्य दिया है, मेरे पास वर्डिंग्स नहीं मिल पा रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं आईएफपीएस प्लेटफॉर्म का और डॉक्टर साहनी सर का भी धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने मुझे आज यहाँ पे इनवाइट किया। शैल आई बिगिन? यस सर। मेरी स्लाइड्स विजिबल है यस सर विजिबल है। एंड इट इज मूविंग ऑल्सो। यस सर यस। थैंक यू सो मच। सो थोड़ा सा अजीब कैप्शन था आज मेरा, जो जनरली मैं देखता था इस प्लेटफॉर्म पे या कहीं पे लोग नहीं काम में लेते थे। सिर्फ सर दर्द या माइग्रेन। क्यों ये कैप्शन मैंने लिया? क्योंकि आज अगर हम वर्ल्ड पॉपुलेशन में देखें तो ग्लोबली 14 to 15% पॉपुलेशन आज माइग्रेन से सफर कर रही है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर माना जाता है। इसके बावजूद आज भी हमारी सोसाइटी में इसको लेके अवेयरनेस ना के बराबर है। जानकारी के अभाव में रोगी अक्सर इसको साधारण सिरदर्द समझकर प्रचलित दर्द निवारक दवाएं, जिसको पेन किलर्स या ओवर द काउंटर मेडिकेशन भी कहते हैं, सिर्फ लेता रहता है और इसी को ही अपना एक उपाय समझता है। पेन किलर लेने से उसको आराम तो मिल जाता है, लेकिन उसके रोग की खत्म नहीं होता।
बल्कि समय के साथ साथ तकलीफ बढ़ती जाती है। अब जब तकलीफ काफी बढ़ चुकी होती है, तब जाकर पेशेंट डॉक्टर के पास अप्रोच करता है। और डॉक्टर भी अनफॉर्चुनेटली हमारे पास में नहीं आता, सबसे पहले वो कन्वेंशनल सिस्टम के पास दौड़ता है। अब जब वहां से दवाइयां शुरू होती हैं, उसको आराम तो मिलता है, लेकिन जब तक दवाई ले रहा है तब तक के लिए उसको आराम है। जहां दवाई लेना बंद करता है, माइग्रेन के अटैक्स वापस होना स्टार्ट हो जाते हैं। अक्सर यह भी देखा जाता है कि दवाइयां लेते लेते समय के साथ तकलीफ बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से दवाइयों की नंबर और उसकी स्ट्रेंथ भी समय के साथ बढ़ानी पड़ती है, और यह सिलसिला चलता रहता है। तब जाके थक हार के जब साइड इफेक्ट्स भी साथ में आने लगे हैं, तब पेशेंट देखता है कि मैं कुछ और चीज को, किसी और साधन को भी देख सकता हूं, या अल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन की तरफ वो रुख करता है, और तब जाके वो हमारे पास में आता है। इससे एक बात बहुत क्लियर है कि प्रचलित जो भी दर्द निवारक दवाएं, या कहना चाहिए करंट मोड ऑफ सिस्टम है, कन्वेंशनल सिस्टम, वो या तो पैलिएटिव है, या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देता है, या रिलीफ देता है, पर क्यूरेटिव सिस्टम नहीं है। लेकिन होम्योपैथी माइग्रेन के लिए बहुत कारगर सिद्ध हो रही है। न केवल उससे सरदर्द में बल्कि अन्य लक्षणों में भी आराम मिलता है, बल्कि बार बार होने वाले माइग्रेन के अटैक से भी उसको छुटकारा मिल जाता है। इसी के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू कर रहा हूं। मेडिकल वर्ल्ड में एक बहुत प्रचलित कहावत है, सरदर्द सिर्फ पेशेंट के लिए सरदर्द नहीं होता है, डॉक्टर के लिए भी सरदर्द होता है। और माइग्रेन तो बहुत ज्यादा है एक सरदर्द से। ये कुछ स्लाइड्स में स्किप कर रहा हूं और डायरेक्ट में अब आ रहा हूं कि इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी ने हेडेक को दो पार्ट में डिवाइड किया है, प्राइमरी हेडेक्स एंड सेकेंडरी हेडेक्स। नाउ प्राइमरी हेडेक क्या होते हैं? जहां पर सरदर्द के पीछे किसी तरह की कोई मेडिकल कंडीशन नहीं मिलती है, या कोई पैथोलॉजी नहीं होती है, या कोई कॉज नहीं होता है। एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट का तो वो भी नॉर्मल होता है, इन्वेस्टिगेशंस भी हमेशा नॉर्मल होते हैं, बट पेशेंट सफर करता रहता है। अक्सर माइग्रेन, टेंशन हेडेक, क्लस्टर हेडेक इस टाइप की कैटेगरी में आते हैं। अब सेकेंडरी हेडेक वो सर दर्द होते हैं जिनके पीछे किसी तरह की कोई मेडिकल कंडीशन होती है, कोई पैथोलॉजी होती है, या कोई कॉज होता है, जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, पता लगा सकते हैं एग्जामिनेशन के थ्रू भी और इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू भी। इनमें अक्सर देखने जाने वाले सरदर्दों में साइनोसाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, हाइपरटेंशन, ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा पाए जाते हैं। अब हम आते हैं कि माइग्रेन क्या है। माइग्रेन एक न्यूरोवेस्कुलर डिसऑर्डर है जो जनरली हेरिडिटरी कैरेक्टर का होता है, यानी कि 50 से 70% केसेस के अंदर में यहां फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव मिलती है माइग्रेन की या किसी न किसी सर दर्द की। अब इसको कैरेक्टराइज करते हैं यूनिलेटरल हेडेक, यानी कि सर के आधे हिस्से में या एक हिस्से में दर्द होना। कभी कभी दोनों हिस्सों में भी मिलता है, लेकिन अक्सर एक हिस्से में मिलता है। विथ वाइड वेरिएबिलिटी मिलती है इंटेंसिटी में, फ्रीक्वेंसी में और इसके ड्यूरेशन के अंदर में। सिर्फ सरदर्द नहीं होता, सरदर्द के साथ साथ दूसरे लक्षण भी मिलते हैं, जैसे कि जी मालिश होना, उल्टी का होना, लाइट का सहन नहीं होना, या आवाज का सहन नहीं होना। कुछ केसेस के अंदर में सर दर्द के साथ साथ या उससे पहले न्यूरोलॉजिकल और मूड डिस्टरबेंसेस भी देखने को मिलते हैं। अब WHO ने माइग्रेन को वन ऑफ द मोस्ट डिसेबलिंग इलनेस कहा है। अब क्यों कहा है ऐसा?
क्योंकि माइग्रेन का रोगी के जीवन पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। बार बार होने वाले माइग्रेन के अटैक से उसके मूड में चेंजेस आते हैं, चिड़चिड़ापन होने लगता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लगता है, पेशेंट अकेला रहना पसंद करता है, हर समय एक भय में रहता है कि कब तकलीफ हो जाएगी, कब मेरा सर दुखने लग जाएगा। तो कई चीज़ों से वो दूर भी हो जाता है, अपने काम को एफिशिएंटली नहीं कर पाता है। वो भले बच्चा है तो स्कूल नहीं जा पाता, या जाता है तो परफॉर्मेंस में पिछड़ने लगता है। ऑफिस गोइंग पर्सन है तो ऑफिस की छुट्टियां होती हैं या ऑफिस में एफिशिएंसी नहीं रहती है। लेडी है, हाउसवाइफ है, तो घर के कामकाज प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। कहने का मतलब है, केवल अकेला पर्सन अफेक्ट नहीं होता, पूरा परिवार अफेक्ट होता है, पारिवारिक जीवन अफेक्ट होता है, प्रोफेशनल जीवन अफेक्ट होता है, और साथ ही साथ सामाजिक जीवन भी अफेक्ट होता है। और पेशेंट में हीन भावना आने लगती है और डिप्रेशन तक में चले जाते हैं। आज के समय में माइग्रेन के केसेस बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, और इसके पीछे हमारी सो कॉल्ड मॉडर्न लाइफस्टाइल को जिम्मेदार माना जा रहा है। और क्या है हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल? इट इज फुल ऑफ स्ट्रेस, अत्यधिक मानसिक तनाव, दिन भर दौड़ते रहना, आराम करने के लिए कोई समय नहीं है। खान पीन भी देखें तो ज्यादातर हमारा स्ट्रेस जंक फूड और फास्ट फूड पे रहता है, और ये सारी ही चीजें माइग्रेन को बहुत तेजी से बढ़ा रही हैं। अब अगर हम देखें इसका एज और जेंडर से एसोसिएशन, तो लगभग 90% केसेस के अंदर में जो इंसिडेंसेस हैं माइग्रेन के, ये देखे जाते हैं 40 से 50 साल की उम्र के अंदर। वैसे तो हर उम्र के लोगों में मिलता है, लेकिन इस स्टेटा में ये चीज ज्यादा देखने को मिलता है। और 50 साल के बाद कोई नया केस माइग्रेन का बहुत रेयरली देखा जाता है, जो कि एक इंडिकेट करता है कि हार्मोनल इन्फ्लुएंस भी इस पे बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। और अक्सर फीमेल्स में ही ये ज्यादा मिलता है, और फीमेल और मेल रेशो देखें तो 3:1 का देखा जाता है। अब अगर हम इसको देखें तो माइग्रेन को दो पार्ट में हम ब्रॉडली डिवाइड करते हैं, माइग्रेन विदाउट ऑरा और माइग्रेन विथ ऑरा। माइग्रेन विदाउट ऑरा, जो भी केसेस हम क्लिनिक में माइग्रेन के देखते हैं, उसमें से मोर देन 80% केसेस इसी वैरायटी के होते हैं। इसीलिए इसको कॉमन माइग्रेन भी कहते हैं। अब इसमें रोगी के सर के एक हिस्से में दर्द होता है, दर्द धीरे धीरे बढ़ता है, और लास्ट करता है 4 घंटे से लेकर 72 आवर्स, यानी कि 3 दिन तक रह सकता है, अगर उसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया गया या ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, यानी कि दवाई नहीं ली है तो। और इंटेंसिटी मॉडरेट टू सीवियर मिलती है। कैरेक्टर ऑफ पेन अगर देखें तो यहाँ पे अक्सर थ्रॉबिंग और पल्सेटिंग टाइप का होता है, और फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन से एग्रावेट होता है। एसोसिएट होता है नौशिया, वॉमिटिंग, फोटोफोबिया और फोनोफोबिया से। अब माइग्रेन के अटैक्स फीमेल में अक्सर देखे जाते हैं जस्ट बिफोर और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन में, इसलिए इसको मेंस्ट्रुअल माइग्रेन भी कहा जाता है। और अक्सर मेनोपॉज के बाद में एपिसोड्स काफी हद तक कम हो जाते हैं। माइग्रेन विथ ऑरा, अब यहाँ पे माइग्रेन ऑरा के साथ में हो रहा है। ऑरा क्या होता है? सिग्नल्स होते हैं या इंडिकेशंस होते हैं कि अब अटैक होने वाला है या शुरू हो गया है। अब जितना भी हम पुराना अगर लिटरेचर देखें, तो वहां पे जो माइग्रेन को डिस्क्राइब किया गया है, वो माइग्रेन विथ ऑरा को किया गया है। इसीलिए इसको क्लासिकल माइग्रेन भी कहते हैं। अब यहाँ पे सरदर्द के साथ में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स मिलते हैं, जो कि फुल्ली रिवर्सिबल होते हैं। अब ये सिम्टम्स विजुअल भी हो सकते हैं, सेंसरी भी हो सकते हैं, और स्पीच सिम्टम्स भी हो सकते हैं। सबसे ज्यादा विजुअल सिम्टम्स यहाँ पे देखे जाते हैं ऑरा में। अब किस तरह के विजुअल सिम्टम्स होते हैं?
चमकदार लाइनें दिखाई दे सकती हैं आंखों के सामने, या फिगर्स दिखाई दे सकते हैं, या तेज रोशनियां सी दिखाई दे सकती हैं जैसे किसी ने लाइट जला दी है, या सफेद सी लाइनें दिखा सकती हैं, झिलमिट सी लगती हैं जैसे कोई लाइटें जल बुझ रही हैं, या फोर्टिफाइड स्पेक्ट्रम दिखाई दे सकता है। अब फोर्टिफाइड स्पेक्ट्रम एक फिनोमिना होता है जिसमें विजुअल फील्ड के एक साइड से एक झिलमिलाती हुई एक आकृति सी बनती है जो धीरे धीरे करके बढ़ती जाती है और पूरे विजुअल फील्ड को कवर कर लेती है, कुछ समय तक रहती है और उसके बाद पूरी तरीके से गायब हो जाती है। ये चीजें मैं आगे आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में दिखाऊंगा। कुछ केसेस में ब्लरिंग ऑफ विजन या आंखों के आगे काले से धब्बे होना या लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है, बट ये सब चीजें टेम्पररी होती हैं, इसके बाद पूरी तरीके से ये रिकवर हो जाता है। सेंसरी ऑरा बहुत कम केसेस में मिलता है, रेयरली मिलता है। इसमें अक्सर पेशेंट पिन और नीडल सेंसेशन सा फील करता है या नमनेस सी या टिंगलिंग सी फीलिंग होती है जो कि एक हाथ से स्टार्ट होती है और स्प्रेड करके चेहरे तक जा सकती है। और सबसे रेयरेस्ट जो वैरायटी होती है वो स्पीच डिस्टरबेंसेस की होती है, जहां पे पेशेंट प्रॉपरली बोल नहीं पाता या स्लर्ड स्पीच रहती है। इस तरह के केसेस में लेकेसिस, नेट्रम म्यूरियाटिकम और जेलसीमियम आर वेरी यूजफुल मेडिसिन। अब ये कुछ स्लाइड्स में दिखा रहा हूं कि ऑरा में, विजुअल ऑरा में पेशेंट किस तरह का अनुभव करता है आंखों के सामने। तो अगर हम यहाँ देखें तो सबसे कॉमनली जो दिखाई देती है वो जिगजैग विजन होता है। एक सफेद सी लाइनें हम देख रहे हैं, जिगजैग आकृतियां सी बनी हुई हैं, लाइनें सी खिंची हुई हैं। फॉर दिस नेट्रम म्यूरियाटिकम इज वेरी और कॉमनली यूज्ड मेडिसिन। एक चीज मैं यह कहना चाहूंगा, माइग्रेन की केसेस के अंदर में या सिम्टम्स में लगभग हर जगह पे हमको नेट्रम्यूर मिलती है और इसीलिए इसको मोस्ट कॉमन मेडिसिन भी कहा जाता है। पर कुछ लोग इसको स्पेसिफिक मेडिसिन भी मान लेते हैं, लेकिन स्पेसिफिक मेडिसिन किसी भी तरीके की होम्योपैथी में नहीं होती है। होम्योपैथी काम करती है इंडिविजुअलाइजेशन के ऊपर में, और यहाँ पे भी हमको वही फॉलो करना चाहिए, कभी भी बायस नहीं होना चाहिए। हाँ, मोस्ट कॉमन है लेकिन अनप्रिजुडाइज होना चाहिए। और भी बहुत सी मेडिसिन हैं जो हमारे लिए यहाँ पे बहुत इफेक्टिव हैं। अब ये है फोर्टिफाइड स्पेक्ट्रम। अगर हम देखें तो अपर लेफ्ट पिक्चर के अंदर में एक छोटी सी आकृति शुरू हो रही है। राइट अपर फोटो के अंदर में ये थोड़ी सी बढ़ने लगी है। लेफ्ट लोअर के अंदर में ये और बढ़ती हुई जा रही है और लगभग इसने सेंट्रल विजन को पूरा कवर कर लिया है। और अब राइट लोअर फोटोग्राफ के अंदर में ये वापस हटने लग गई है। अब इसके लिए नेट्रम म्यूरियाटिकम अगेन और साइक्लामेन आर सम वेरी यूजफुल मेडिसिन, और ये दोनों ही मेडिसिन हर तरह के विजुअल ऑरा को लगभग कवर करती हैं। अब आंखों के आगे सफेद सी रोशनियां या धब्बे से महसूस होना, इसके लिए बेलाडोना, कोका, साइक्लामेन और नेट्रम म्यूरियाटिकम आर सम वेरी यूजफुल मेडिसिन। अब कोका को हम यह भी कहते हैं कि ये माउंटेनियर मेडिसिन के नाम से जानी जाती है। उसी तरीके से कोका बहुत अच्छी मेडिसिन है माइग्रेन एट हाई एटीट्यूड के लिए। जिन लोगों को पहाड़ों पे या ऊंचाई पे जाके माइग्रेन ट्रिगर होता है उनके लिए कोका एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। यहाँ पे भी हमको व्हाइट कलर स्पॉट दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे ये सेंट्रल विजन में है और प्रीवियस स्लाइड के अंदर में ये स्कैटर्ड फॉर्म में था। ग्रुप ऑफ मेडिसिन सेम है। नो ब्लड विजन, धुंधला सा महसूस होता है आंखों के आगे। साइक्लामेन, जेलसीमियम, आइरिस-वी, कालीबाई, लेग डेफ्लोरेटम, नेट्रम म्यूरियाटिकम एंड सोराइनम are some very important group of medicines. आंखों के आगे काले धब्बे से या लॉस ऑफ सेंट्रल विजन या कभी कभी कंप्लीट लॉस ऑफ विजन भी होता है, ग्रुप ऑफ मेडिसिन यहां भी सेम है। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी ऑफ माइग्रेन बहुत ज्यादा वेरी करती है पेशेंट टू पेशेंट। किसी पेशेंट में साल में एक एपिसोड भी हो सकता है,
किसी पेशेंट में ऑलमोस्ट डेली पेन भी हो सकता है। इसी ग्राउंड पे इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले, अगर सर दर्द 15 दिन से कम हो रहा है एक महीने में, तो इसको एपिसोडिक माइग्रेन कहते हैं। लेकिन अगर ये 15 दिन या उससे ज्यादा हो रहा है और ऐसा 3 महीने तक होता है, तब इसको हम क्रॉनिक माइग्रेन लेबल करते हैं या क्रॉनिक डेली हेडेक की कैटेगरी में डालते हैं। अब ये केसेस डिफिकल्ट होते हैं ट्रीट करने में, क्योंकि इसमें एक कंडीशन यहाँ पे और जुड़ जाती है। चूंकि रोजाना तकलीफ हो रही है, काफी तकलीफ हो रही है, इसलिए पेशेंट अक्सर पेन किलर्स लेता रहता है और लेना पड़ता है। लेकिन बार बार फ्रीक्वेंटली पेन किलर लेने से यहाँ एक कंडीशन डेवलप होती है जिसको कहते हैं मेडिसिन ओवर यूज हेडेक या रिबाउंड हेडेक। यानी दर्द कम करने के लिए दवाई तो ले रहा है, अब एक समय के बाद में वही दवाई अब दर्द भी का कारण भी बन रही है। तो अब एक विशियस साइकिल डेवलप हो जाता है। दर्द कम करने के लिए लेनी ही है उसको दवाई, और जैसे ही दवाई का टाइम ड्यूरेशन कम होने लगता है, तकलीफ वापस आ जाती है। तो अब दवाई ले या नहीं ले, दोनों ही एक डायलेमा बन जाता है यहाँ पे। अब ये जो केसेस होते हैं, ये मोस्ट डिफिकल्ट केसेस होते हैं ट्रीट करने के लिए, और इन्हीं केसेस के लिए कहा जाता है कि हेडेक इज अ हेडेक फॉर बोथ फिजिशियन एज वेल एज फॉर द पेशेंट। अब अब यहां पे मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। कभी कभी माइग्रेन को हम फिजिकल ग्राउंड पे भी ट्रीट करते हैं, हालांकि इसको साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर कहा गया है। लेकिन जब हम बात करते हैं क्रॉनिक माइग्रेन की, तो हमको पेशेंट की साइकोलॉजिकल हिस्ट्री को प्रॉपरली यहाँ पे लेना चाहिए, उसको मिस कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमको डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल हिस्ट्री मिलेगी, जिसके बिना यहाँ पे क्योर नहीं हो सकता या पेशेंट प्रॉपरली ट्रीट नहीं हो सकता। अब ट्रिगरिंग फैक्टर्स, माइग्रेन के केस के अंदर में ट्रिगरिंग फैक्टर्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। ये डायग्नोसिस में भी हेल्प करती है, और एज होम्योपैथ ये ट्रीटमेंट में भी हेल्प करता है। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स, जिसको हम स्ट्रेस भी कहते हैं, जिसमें सबसे ऊपर रखा गया है स्ट्रेस को। अब स्ट्रेस हमारी आज की लाइफस्टाइल का सबसे मुख्य या कॉमन फैक्टर है, एक पार्ट बन गया है हमारी लाइफ का, कोई भी इससे अछूता नहीं है। हर एक को डेली रूटीन के अंदर कई तरह के स्ट्रेस फैक्टर्स को डील करना पड़ता है। इवन छोटा बच्चा भी अगर है तो उसको भी कई तरह के स्ट्रेस होते हैं। पर क्या सबको माइग्रेन होगा? नहीं। केवल उन लोगों को तकलीफ होगी जो अपने स्ट्रेस को कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, या मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या डील नहीं कर पा रहे हैं। तब वो स्ट्रेस उसके फिजिकल प्लेन पे आने लगता है, और कई तरह के रिफ्लेक्शन आने लगते हैं फिजिकल प्लेन पे। माइग्रेन भी उसमें से एक रिफ्लेक्शन है। अब इस चीज के लिए फेमस अमेरिकन फुटबॉल एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट कोच मिस्टर लुई हॉल्ट्स ने एक बहुत अच्छी बात कही है। इट इज नॉट द लोड, इट इज नॉट द लोड दैट ब्रेक्स यू डाउन, इट इज नॉट द लोड दैट ब्रेक्स यू डाउन, इट इज द वे यू कैरी इट। कभी भी स्ट्रेस या चैलेंजेस या लोड इतना ज्यादा नहीं होता है कि वो आपको ब्रेक कर दे। ये आपकी मेंटालिटी है, आपका एटीट्यूड है, आपका बिहेवियर है कि आप उसको कैसे हैंडल करते हैं। इमोशनल डिस्टर्बेंसेस सच एज स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेजर्स, डिसअपॉइंटमेंट्स, ग्रीफ्स, शॉक, एंगर भी माइग्रेन के इंपॉर्टेंट ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एंजाइटी, डिप्रेशन, एंड मोस्ट वियर्ड थिंग इज पीरियड आफ्टर स्ट्रेस। स्ट्रेस तो समझ में आ गया, पर्सन को तकलीफ उससे हो रही है, लेकिन वहां से जब निकल के वो रिलैक्स होने के लिए जा रहा है, तब उसको यहाँ पे माइग्रेन का अटैक होता है। और उसके लिए आयरिस वी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन। हार्मोनल ट्रिगर्स,
फीमेल्स में अक्सर मेंस्ट्रुएशन के पहले या दौरान में, या मिड साइकिल जिसको ओव्यूलेशन भी कहते हैं, या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जो लेती हैं, प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, डिलीवरी के इमीडिएट बाद, या मेनोपॉजल एज फीमेल्स के अंदर में माइग्रेन के अटैक्स अक्सर बढ़ जाते हैं। एंड इसके लिए फीमेल हार्मोन, स्पेसिफिकली ईस्ट्रोजन का फ्लक्चुएशन रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। डाइट्रिक ट्रिगर्स। अब डाइट्रिक ट्रिगर्स के अंदर में स्टिमुलेंट्स भी माइग्रेन के ट्रिगर फैक्टर कॉज करता है। अब स्टिमुलेंट्स कई तरह के होते हैं। अल्कोहलिक ड्रिंक्स भी स्टिमुलेंट में काउंट होती है, तो कैफीन भी काउंट होती है। अब कैफीन के अंदर में चाय भी आती है, और कॉफी भी कैफिनेटेड ड्रिंक काउंट होती है। इसी के साथ साथ स्मोकिंग भी स्टिमुलेंट काउंट होता है, और टोबैको च्युइंग भी। तो अगर हम देखें हमारी होम्योपैथी की तरफ, तो नक्स स्वामी का एक ऐसी मेडिसिन है कि हर तरह के स्टिमुलेंट को क्रेव करता है और उससे उसको आराम मिलता है। वहीं जब ये चीजें ज्यादा हो जाती हैं तो ये उसको ट्रिगर भी करने लगता है, यानी एग्रावेट भी करता है। सिमिलरली लैकेसिस, लाइकोपोडियम, phosphorus and Calibichromicum, gelsemium are some important medicines for migraine caused by alcoholic beverages. अगर हम बात करें टी की, तो कालीबाइक्रोमिकम, कॉफिया, सेलेनियम एंड थूजा आर वेरी यूजफुल मेडिसिन्स। अब हम इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं उन लोगों में जो बहुत ज्यादा चाय का सेवन करते हैं, जिनको हैबिचुअल या अब्यूज ऑफ टी ड्रिंकर्स कहते हैं। उनके लिए थिया एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। सिमिलरली जब कॉफी की बात करते हैं, तो कॉफी में अगेन कॉफी आती है जो उसको ट्रिगर भी करती है और उसको उससे आराम भी मिलता है। कैमोमिला इज अनदर मेडिसिन फॉर माइग्रेन ट्रिगर्ड बाय कैफीन और कॉफी। यहां पे एक मेडिसिन और आती है, दैट इज गुआराना। ओवर यूज और abuse of tea as well as for coffee। अब जब स्मोकिंग की बात आती है, तो स्मोकिंग में सबसे कॉमनली यूज मेडिसिन होती हैं जेल्सीमियम एंड इग्नेशिया। मे इट बी एक्टिव स्मोकिंग, मे इट बी पैसिव स्मोकिंग। उसके अलावा कैलेडियम और नेट्रम आर्स भी। जब टोबैको च्युइंग की बात आएगी, तो अब यहां पे उभर के आर्सेनिक सामने आएगी, लाइकोपोडियम आएगी, और नो डाउट टेबेकम आएगी। नाउ नेक्स्ट इज चॉकलेट। अब चॉकलेट में भी जो डार्क चॉकलेट्स होते हैं, वो माइग्रेन ट्रिगर कॉज करते हैं, जो यूजुअली हमारे इंडिया में बहुत कम काम में ली जाती हैं। अब फूड, कौन किस तरह के फूड? एस्पर्टेम, जो कि एक आर्टिफिशियल स्वीटनर कहलाता है और शुगर फ्री प्रोडक्ट्स में काम में लिया जाता है, माइग्रेन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिगरिंग फैक्टर है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसको एमएसजी भी कहते हैं, सॉल्ट है जो कि फ्लेवर एनहांसर की तरह काम में लिया जाता है। अक्सर चाइनीज फूड के अंदर में, फ्रोजन फूड के अंदर में, जितने भी टिन फूड आते हैं, या पोटैटो चिप्स जो आती हैं पैकेज्ड वाली, या इसमें सोया सॉस के अंदर भी ये चीज सूप्स के अंदर में काम में लिया जाता है। सिमिलरली नाइट्राइट एक केमिकल है जो फ्लेवर एनहांसर और प्रिजर्वेटिव की तरह काम में लिया जाता है। जितने भी पैकेज्ड मीट होते हैं उसमें ये चीज होता है, उनके कलर को और उनकी फ्रेशनेस को ये मेंटेन करके रखता है। और सोया सॉस में भी ये पाया जाता है, और एज चीज में भी मिलता है। नेक्स्ट इज टायरामिन। ये एज्ड और प्रोसेस्ड चीज में, स्मोक मीट के अंदर में पाया जाता है। कुछ फ्रूट्स में भी देखा जाता है, जैसे कि केले के अंदर या एवोकाडो के अंदर में टायरामिन की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जो कि माइग्रेन का ट्रिगर करती है। नेक्स्ट इज फास्टिंग। व्रत करना की वजह से भी माइग्रेन ट्रिगर करता है। अक्सर लेडीज कहती हैं कि मैंने कल व्रत किया था और कल मुझे तकलीफ हुई।
सिमिलरली मिसिंग अ मील, समय से उसने खाना नहीं खाया और उसको माइग्रेन ट्रिगर कर गया। अब फिजिकल और एनवायरमेंटल ट्रिगर्स क्या हैं? फ्लैशिंग लाइट्स, ग्लेयर, तेज चमक वाली रोशनियां या झिलमिलाती हुई रोशनियां, लाउड नॉइज, ओडर्स और परफ्यूम्स, इरेगुलर स्लीप पैटर्न, अगर वो ज़्यादा सो रहा है या प्रॉपर्ली नहीं सो पा रहा है तो भी ये माइग्रेन का ट्रिगर बनता है। वेदर्स, एक्सट्रीम्स ऑफ वेदर, स्पेशली हॉट वेदर के अंदर में जो मैंने मेरी प्रैक्टिस में देखा है, माइग्रेन ज़्यादा ट्रिगर होते हैं। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हर किसी तरह के हेडेक को ट्रिगर करती है, इंक्लूडिंग माइग्रेन। हाई एटीट्यूड, फिजिकल एक्सर्शन, कॉन्स्टिपेशन एंड हेड इंजरी भी के बाद भी अक्सर देखे जाते हैं कि माइग्रेन के हेडेक बढ़ जाते हैं या शुरू हो जाते हैं। एंड आर्निका एंड नेट्रम सल्फ आर वेरी यूजफुल मेडिसिन हियर। अब ड्रग्स भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिगरिंग फैक्टर्स है माइग्रेन के लिए, जिसकी नॉलेज होना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमारी ये क्लिनिकल प्रैक्टिस को इम्प्रूव ही करती है। रिसेंटली एनसीएच भी इसको अपने अब करिकुलम के अंदर में इंक्लूड कर रहा है या कर दिया है कि नॉलेज ऑफ ड्रग्स। उसका भी पर्पस यही है कि कन्वेंशनल मेडिसिन की हमें नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी मेडिसिन का एक्शन क्या है, उसका साइड इफेक्ट क्या है, ना कि हमको एलोपैथ बनाना है और हमको एलोपैथिक प्रैक्टिस करनी है। अब नॉलेज ऑफ ड्रग क्यों इंपॉर्टेंट है? कभी कभी हम क्लिनिक में ऐसे केस को फेस करते हैं कि वेल सेलेक्टेड मेडिसिन देने के बाद भी हमको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो जब हम रीअसेस करते हैं केस में, वापस जाते हैं, तब यहाँ पे ट्रीटमेंट हिस्ट्री में हमें कोई एक ऐसी मेडिसिन देखने को मिलती है जो पेशेंट ले रहा है और वो हमारे लिए ऑब्स्टेकल कॉज कर रही है। अब या तो हम यहाँ पे पेशेंट को ये कहें कि अपनी वो मेडिसिन चेंज करवाए, जो कि जनरली होता नहीं है। तो अब हम यहाँ पे हमारा स्कोप किस तरीके से देख सकते हैं? तो हिस्टामिन एक मेडिसिन है जो यूज की जाती है एलर्जिक रिएक्शंस को कंट्रोल करने में, और ये बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रिगरिंग फैक्टर बनता है माइग्रेन के लिए। अब अगर हम इंटरकरेंट डोजेस ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन हिस्टामिन देते हैं तो ये उसके साइड इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। सिमिलरली पीपीआईज, जिसको एंटासिड्स भी कहते हैं, मोस्ट कॉमन इज रेनिटिडीन, जिसको रेंटेक के नाम से भी जाना जाता है, बेंटाप्राजोल, ओमिप्राजोल, रेबिप्राजोल, ये माइग्रेन के प्रमुख ट्रिगर्स में से एक हैं। इनके साइड इफेक्ट्स को हम नक्सवामिका से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। रिसर्पिन एक एंटीसाइकोटिक एंड एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है जो कन्वेंशनल सिस्टम में काम में ली जाती है, और ये प्रिपेयर होती है राउवल्फिया प्लांट की रूट से। तो अगर हम पोटेंटाइज राउवल्फिया मेडिसिन देते हैं तो वो इसके साइड इफेक्ट्स को न केवल न्यूट्रलाइज करती है बल्कि हाइपरटेंशन में भी पेशेंट को राहत पहुंचाती है। सिमिलरली निफेडिपिन भी एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है और राउवल्फिया यहाँ पे भी इसके लिए अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। नेक्स्ट इज नाइट्रोग्लिसरीन। ये कोरोनरी हार्ट डिजीजेस के अंदर में काम में ली जाती है, जो कि माइग्रेन का एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर फैक्टर बनता है। अक्सर पेशेंट कहता है जब से ये दवाई चालू की है तब से मुझे ये बहुत पेन चालू हो गए हैं। अब बंद भी नहीं की जा सकती, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसी कंपाउंड से होम्योपैथी में भी दवाई है, ग्लोनाइन, विच इज वेरी या वंडरफुल मेडिसिन हियर। इसीलिए नॉलेज ऑफ ड्रग्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पे। अक्सर माइग्रेन को 4 या 5 सिम्टम्स पे लिमिट कर दिया जाता है कि एक साइड सर में दर्द हो रहा है, थ्रॉबिंग पेन्स हैं, नौशिया है, वॉमिटिंग साथ में हो रही है, फोटोफोबिया या फोनोफोबिया। लेकिन माइग्रेन अपने आप में एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, कई फेजेस हैं, जिसको जानना डायग्नोसिस एज वेल एज ट्रीटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो अगर हम देखें तो माइग्रेन को 4 फेजेस या 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है: प्रोड्रोम फेज, ऑरा फेज, हेडेक फेज एंड पोस्टड्रोम फेज।
इन केस ऑफ माइग्रेन विथ ऑरा। जब माइग्रेन विदाउट ऑरा की बात होती है तो यहाँ पे ऑरा फेज नहीं मिलता। अब सभी फेज हर पेशेंट में मिले ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन ये अगर हम केयरफुली देखें तो मिलने के चांसेस भी रहते हैं। सबसे पहले बात आती है प्रोड्रोम फेज की। ये 15 से 20% पेशेंट्स के अंदर में मिल जाता है अगर हम उसको प्रॉपरली इंक्वायर करें तो। सर दर्द के शुरू होने से कुछ घंटों से लेके 2 दिन पहले तक में ये फेज देखा जाता है। अब इसमें जो सिम्टम्स आते हैं वो इरिटेबिलिटी आती है, सैडनेस, वांट्स टू बी अलोन, बार बार उबासी आना, नेक स्टिफनेस, हंग्री फीलिंग और क्रेविंग फॉर सर्टेन फूड्स देखा जाता है, या और भी बिहेवियरल सिम्टम्स यहाँ पे मूड सिम्टम्स आते हैं। अब ये सिम्टम्स अगर हम पेशेंट से ले पाए, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि पेशेंट जनरली ध्यान नहीं देता है, उसने महसूस ही नहीं किया कि कभी ये चीजें होती भी हैं, लेकिन अगर वो ध्यान दे और हम अगर उसको कहें कि कभी जब ये होता है तो उसके जो भी सिम्टम्स आते हैं उसको नोट करो, तो ये एक फेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इस तरह के सिम्टम्स और किसी भी हेडेक डिसऑर्डर में नहीं आते हैं। अब अगर हमें ये सिम्टम्स मिल रहे हैं तो ट्रीटमेंट में किस तरीके से इंपॉर्टेंस है इसकी। फॉर इरिटेबिलिटी बिफोर हेडेक वी हैव again natrum muriaticum, nux vomica, chinnum ars, natrum sulph. For sadness before headache, natrum muriaticum, pulse, ignatia, sepia, aurum metallicum. Patient wants to be alone before headache, nux vomica, gelsemium, natrum muriaticum, ignatia, sepia, and belladonna are some very important medicines. फ्रीक्वेंट यॉर्निंग हमें देखने को मिलती है कालीकार्प के अंदर और मैनिस्पर्मम के अंदर। अब जब हम ये सिम्टम देखते हैं कि हंगर प्रीसीड्स द हेडेक, एपिफेगस एंड सुराइनम आर सम वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन्स। सुराइनम का एक और इंडिकेशन है कि पेशेंट फील्स अनयूजुअली वेल अ डे बिफोर द हेडेक, या माइग्रेन preceded by unusual excitement and talkativeness या loquacity is a symptom of cannabis indica. सो अगर हम इन सिम्टम को पकड़ सकते हैं तो ट्रीटमेंट में भी ये हेल्पफुल होते हैं। नाउ ऑरा फेज, ये मैं बता चुका हूं, इट्स अ वार्निंग और सिग्नल होते हैं हेडेक स्टार्ट होने से पहले। ये अप टू 60 मिनट्स प्रायर टू दी और समटाइम्स विद दी ऑनसेट ऑफ हेडेक देखे जाते हैं। नाउ हेडेक फेज, अक्सर पेशेंट ये फेज को डिस्क्राइब करता है और हम भी अक्सर इसी फेज को देखते हैं। दूसरे फेजेस को हम या तो नेग्लेक्ट कर देते हैं या प्रॉपरली हम उसको अटेंड नहीं करते हैं। सर दर्द भी खत्म हो गया, अब उसके बाद एक फेज और आता है जहां पे अगेन पेशेंट के बिहेवियरल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ये कुछ घंटे सर दर्द खत्म होने के कुछ घंटे बाद से लेके 2 दिन तक मिल सकते हैं। अगेन इसमें इरिटेबिलिटी एंड वांट्स टू बी अलोन आर सम इंपॉर्टेंट सिम्टम्स, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम मिलता है वो है एलोडाइनिया। अब एलोडाइनिया क्या चीज है, कई बार पेशेंट कंप्लेंट करता है माइग्रेन के टाइम पे भी और अदरवाइज भी कि जब भी वो बाल बनाता है तो कंघा जैसे ही सर पे टच होता है तो उसको काफी तकलीफ होती है। या लेडीज कहती हैं जब वो चोटी बांधती हैं या पोनीटेल बांधती हैं या रबड़ लगाती हैं तो बहुत अनकंफर्टेबल या पेन सा महसूस होता है। एंड दिस इज एलोडाइनिया, ओवर सेंसिटिविटी ऑफ द स्कैल्प, एंड दिस इज कॉज ड्यू टू इरिटेबिलिटी ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इसके लिए चाइना, आर्सेनिक एंड नेट्रम सल्फ आर सम वेरी यूजफुल मेडिसिन्स। अब जब हम डायग्नोसिस की बात करें तो माइग्रेन प्राइमरी टाइप का हेडेक है, इसलिए किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है जिससे हम इस चीज को कंफर्म कर सकें कि ये माइग्रेन का डायग्नोसिस है। डायग्नोसिस प्योरली क्लिनिकल बेसिस पे होता है, जिसमें हम हेडेक की कैरेक्टरिस्टिक्स को नोट करते हैं, एसोसिएटिंग फीचर्स को देखते हैं, ट्रिगर्स का आइडेंटिफाई करते हैं, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री अगर यहाँ पे मिलती है, और क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन अगर यहाँ पे नॉर्मल मिलता है तो हम इसको यहाँ पे लेबल कर सकते हैं माइग्रेन के लिए।
सिर्फ डाउटफुल केसेस जो होते हैं उसको हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कराते हैं रूल आउट करने के लिए। अगर हम बात करें न्यूरो इमेजिंग की इन अ केस ऑफ माइग्रेन, जनरली ये अनफॉर्चुनेट है कि हमारे पास कभी भी कोई पेशेंट डायरेक्ट नहीं आता है, हमेशा वो डायग्नोस केस ही आता है। पर फिर भी हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि कब न्यूरो इमेजिंग कराना जरूरी हो जाता है, वो भले ही नया केस आया हो या हमारे ही फॉलोअप में कोई पेशेंट चल रहा हो। अगर पेशेंट कभी ये कहता है कि अचानक से मेरे काफी तेज सर दर्द आजकल रहने लग गया जो पहले नहीं रहा करता था, या ऑरल सिम्टम्स बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए रहने लग गए हैं, या अचानक से फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ऑफ द पेन या क्लिनिकल फीचर्स में बदलाव आने लगा है, या 50 साल के बाद अगर कोई माइग्रेन का केस डेवलप हो रहा है, या अगर पेशेंट को हेड इंजरी हुई है, या माइग्रेन के साथ में ओरिएंटेशन अगर पेशेंट का चेंज हो रहा है या कॉन्शियसनेस अगर अफेक्ट हो रही है, तो हमको एक बार न्यूरो इमेजिंग करा लेनी चाहिए। और कुछ नहीं, कम से कम रूल आउट हो जाएगा कि और कोई कंडीशन तो डेवलप नहीं हो रही है बैकग्राउंड में। अब आज का टाइम साइंटिफिक दौर है। अपने हर रिजल्ट को हमको साइंटिफिक पैरामीटर्स के ऊपर में बताना पड़ता है। साइंटिफिक वर्ल्ड में सिर्फ ये कह देने से कि मैंने माइग्रेन को ठीक कर दिया या किसी और केस को ठीक कर दिया, उसकी कभी भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, ना एक्सेप्टेंस होती है। अपने रिजल्ट को इन्वेस्टिगेशंस या टूल्स या स्केल्स के थ्रू जस्टिफाई करना होता है कि ये चीज वाकई में यहाँ पे पेशेंट को बेनिफिट मिला है आपसे। अब चूंकि माइग्रेन प्राइमरी टाइप ऑफ हेडेक है, तो किसी भी तरीके का यहाँ पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। इसके लिए इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी ने एक स्केल प्रिपेयर की है जिसको मिडॉस स्केल कहा जाता है या माइग्रेन डिसेबिलिटी असेसमेंट स्केल कहा जाता है। अब इसको दुनिया में सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त ये स्केल है और डब्ल्यूएचओ ने भी इसको एक्नॉलेज किया है। अब इसको देखें तो हम मुख्यतः 7 क्वेश्चन में ये 7 क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर में, जिसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस और लास्ट में 2 क्वेश्चन। फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो होते हैं ये शो करता है कि इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेन कितना हो रहा है, कि उसकी एक्टिविटी को घर पे, ऑफिस में, स्कूल में या सोशल एक्टिविटीज को कितना रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। इन 5 क्वेश्चंस का जो टोटलिंग होती है ये मिडॉस स्कोर कहलाती है, जिसको हम सबसे नीचे अगर टेबल देखें तो उससे हम यहाँ पे इसको इंटरप्रेट करते हैं। 0 से 5 स्कोर आ रहा है तो माइल्ड डिसेबिलिटी या ग्रेड 1 डिसेबिलिटी, अगर 6 से 10 आ रहा है तो मॉडरेट डिसेबिलिटी या ग्रेड 2 डिसेबिलिटी, और अगर 10 से 20 या 21 आ रहा है, 20 आ रहा है तो ये ग्रेड 3, एंड लास्टली मोर देन 21 ग्रेड 4 डिसेबिलिटी कहलाती है। सिमिलरली लास्ट 2 क्वेश्चंस में से जो 6 क्वेश्चन है ये शो करता है कि पिछले 3 महीने में पेशेंट को कितनी बार सर दर्द हुआ, क्योंकि ये हम हर 3 महीने में कराते हैं, हर महीने या हर विजिट पे नहीं कराते हैं। और लास्ट क्वेश्चन जो होता है वो पेन की इंटेंसिटी क्या रही। अब पेन की इंटेंसिटी भी रैंडम नहीं होती है, उसके लिए एक और स्केल काम में ली जाती है जिसको वास स्केल कहते हैं, विजुअल एक्यूटी स्केल, जिसमें 0 सबसे मिनिमम और नो पेन होता है और 10 मैक्सिमम पेन होता है। अब हम आ रहे हैं होम्योपैथिक पार्ट के ऊपर। तो होम्योपैथिक पार्ट के अंदर में जब हम बात करें तो सबसे पहले सबसे कॉमन मेडिसिन उभर के आती है नेट्रम्यो, और ये सबको पता है। तो मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा कि मैटम कैसा पर्सनैलिटी होती है और इसके ट्रिगर्स क्या होते हैं, ऑलरेडी हम पास्ट में बहुत डिस्कस कर चुके हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फ्रीक्वेंटली यूज मेडिसिन इज पल्सेटिला, और ये भी हम जानते हैं पल्सेटिला सेंसिटिव लेडीज में होती हैं, टची होती हैं, यील्डिंग पर्सनैलिटीज होती हैं, हमेशा छोटी सी भी बात बोलो तो रो देती हैं, और उनको समझा दो, थोड़ी सी पैटिंग कर दो तो वापस वो अपने नॉर्मल भी हो जाते हैं। बट द इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर पल्सटिला हेयर इज चेंजेबिलिटी। चेंजेबिलिटी पल्सटिला का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है,
और माइग्रेन को अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हर चीज़ में चेंजेबिलिटी मिलती है, भले वो लोकेशन हो, सेंसेशन हो, मोडेलिटीज हो, या सिम्टम्स हो, या प्रेजेंटेशन, कुछ भी हो, हर चीज़ में यहाँ पे चेंजेबिलिटी मिलती है, जो कि पल्सर को एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन बनाता है यहाँ। सिमिलरली पल्सर में हेडेक्स जो हैं इमोशनल डिस्टरबेंस के थ्रू होते हैं, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस की वजह से या गैस्ट्रिक ओरिजिन की वजह से होते हैं। अब पल्सर का जैसा नेचर है, तकलीफ कभी भी हो सकती है, लेकिन अक्सर शाम को ज्यादा देखने को मिलती है, एंड पेशेंट फील्स बेटर फ्रॉम इन ओपन एयर। आज के दौर की या मॉडर्न लाइफस्टाइल की सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है नक्सवामिका। Is mainly suited to highly irritable, easily offended people who are highly ambitious and fastidious, taskmaster, impatient people. हमेशा उनको स्टिमुलेंट्स चाहिए अपने आप को रिजुविनेट रखने के लिए, अपने आप को एनर्जाइज रखने के लिए, अपने आप को मेंटल परफेक्ट रखने के लिए। इसी के साथ जब वो रिलैक्स होना चाहते हैं, उसके लिए भी उनको स्टिमुलेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल की जितनी भी चीज़ें हैं, वो भले स्ट्रेसफुल लाइफ हो या स्लीप या फूड हैबिट्स, सारा नक्सवामिका को ट्रिगर करता है। अब नक्सवामिका के पेन्स जो होते हैं, ये बेटर होते हैं आफ्टर वॉमिटिंग। अब इसमें भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, आफ्टर इंड्यूस्ड वॉमिटिंग। वॉमिटिंग के लिए बहुत सारी मेडिसिन है जहाँ पे बेटर बाय वॉमिटिंग होता है, लेकिन नक्सवामिका इंड्यूस करेगा, उंगली डालेगा और वॉमिट करेगा, तब ही जाके उसको आराम मिलता है। सीपिया अनदर वेल नोन फीमेल मेडिसिन, हाईली सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा इरिटेट होती हैं, छोटी छोटी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं, लेकिन हाईली ड्यूटीफुल लेडीज, कुछ भी हो जाए अपनी ड्यूटीज़ को कभी नहीं छोड़ती हैं। बाद में भले ड्रेन्ड आउट होके पड़ जाएं, लेकिन ड्यूटी और सीपिया दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं और हाईली इंडिफरेंट नेचर की होती हैं। सीपिया अक्सर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स में अगर तकलीफ हो रही है या हार्मोनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर यहाँ पे ट्रिगर कर रहे हैं, तो सीपीआई इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। डॉक्टर ब्लेकी ने यहाँ तक कहा है कि अगर मेंस्ट्रुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स में अगर माइग्रेन ट्रिगर कर रहा है, तो सबसे पहले सीपिया को ही सोचना चाहिए। इसके अलावा सीपिया के दो और इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। वर्स फ्रॉम मोशन तो है ही है, बट पेशेंट फील्स बेटर फ्रॉम वायलेंट एक्सरसाइज या हार्ड मोशन, which is very unusually seen in any type of conditions। लेकिन सीपिया में हर तरह की कंडीशन को यहाँ पे रिलीफ मिलता है। और पेशेंट फील्स बेटर आफ्टर ईटिंग। कभी भी तकलीफ है, अगर वो कुछ खा लेता है तो उसमें थोड़ा सा उसको आराम मिल जाता है, जस्ट लाइक सोराइनम एंड एनाकार्डियम एंड लाइकोपोडियम। Another very important medicine and frequently used medicine is belladonna। अचानक से तेज सर दर्द होगा, थ्रॉबिंग टाइप का पेन होगा, थ्रॉबिंग ऑफ कैरोटिड्स मिलेगी, ये बहुत कम केसेस में मिलती है, बहुत सीवियर पेन्स में ही ये देखने को मिलेगा। चेहरा एकदम लाल सा हो जाएगा और चेहरे पे गर्माहट सी महसूस होने लगेगी। हेडेक गेट्स वर्स फ्रॉम मोशन, फ्रॉम जार। ठंड से भी तकलीफ होगी तो सन के एक्सपोजर से भी उसको तकलीफ होगी, एंड पेशेंट फील्स बेटर फ्रॉम प्रेशर। अब बेलाडोना के सिमिलर ही नेक टू नेक एक और मेडिसिन आती है, और वो है ग्लोनाइन। ग्लोनाइन भी सन हेडेक में और समर सीजन्स में और हीट के अंदर में एग्रावेट होती है, और सारे सिम्टम्स ऑलमोस्ट पैरेलल हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ द मेडिसिन इज कि बेलाडोना में जहां प्रेशर से और बेंडिंग हेड बैकवर्ड उसको आराम मिलता है, दोनों ही कंडीशन में ग्लोनाइन को एग्रावेट होता है। अब फेरिंगटन ने तो क्लिनिकल मेटेरिया मेडिका में ग्लोनाइन के लिए इतना कहा है, इट इज the first choice of medicine in immediate effects after sun exposure or sunstroke। थोड़ी सी भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी, भले ही वो धूप में जाने से हो, गर्म मौसम हो, गर्म एटमॉस्फेयर हो, या गैस के आसपास भी काम कर रहा है, ग्लोनाइन बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिमिलरली जब ग्लोनाइन यहाँ पे इमीडिएट इफेक्ट्स में आती है, तो क्रॉनिक इफेक्ट्स के अंदर में या नेट्रम कार्ब आती है।
पेशेंट बहुत साल पहले एक्सपोज हुआ था धूप से या सनस्ट्रोक हुआ था, उसके बाद से पेन्स रहते हैं। और अक्सर पेशेंट कहता है मैं साल भर ठीक हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जैसी गर्मियां आने लगती हैं मेरा सर दर्द शुरू हो जाता है, अजीब सी कमजोरी सी महसूस होने लग जाती, मेरा एनर्जी लेवल उतना नहीं रहता। मैं थोड़ा सा भी उस समय अगर अपना फिजिकल वर्क या इवन मेंटल वर्क भी करूं तो थकावट जल्दी हो जाएगी और इमीडिएट बाद उसको मुझे तकलीफ हो जाएगी सर दर्द की। सो इसलिए मैं अपने आप को बहुत कोशिश करता हूं कि मैं कैसे ठीक रहूं, पर समझ में नहीं आता। इन्हीं से मिलती जुलती इसके पैरेलल फिर एक और मेडिसिन आती है, दैट इज लेकेसिस, सिमिलर टू क्लोनाइन। जितनी बार पेशेंट धूप में जाएगा उतनी बार कहेगा कि मुझे तकलीफ हो रही है, थोड़ी सी भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी, चेहरे पे सर पे पूरा फ्लैशेस ऑफ हीट होने लगेंगे, दबाने की कोशिश करेगा तो तकलीफ और ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन लेकेसिस इज फॉर लेफ्ट साइडेड हेडेक। पेशेंट अक्सर तकलीफ कहेगा कि मैं ठीक ठाक फिर भी सोता हूं, लेकिन जैसे ही सोऊंगा बीच नींद में या सुबह उठते ही मेरी तकलीफ काफी बड़ी भी होगी, या थोड़ा सा भी हॉट एटमॉस्फेयर होगा तो तकलीफ काफी बढ़ेगी, मुझे एसी चाहिए, मुझे ठंडक चाहिए, तो फिर भी मैं थोड़ा सा ठीक महसूस करूंगा। लेकेसिस मेंस्ट्रुअल माइग्रेन्स के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है अगर माइग्रेन के अटैक्स मेंसेस से पहले हो रहे हैं, एंड पेन गेट्स रिलीफ विद द फ्लो और ड्यूरिंग द मेंसेस। तो लेकेसिस का ये बहुत ही वाइटल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसी तरीके से ये क्लाइमेट्रिक एज फीमेल्स के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। अब हम बात करते हैं सेंग्विनेरिया कैन की। सेंग्विनेरिया कैन इज अ राइट साइडेड हेडेक विद द कॉमन सिम्टम्स ऑफ माइग्रेन। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है सेंग्विनेरिया का, कि पेन स्टार्ट होगा ऑक्सीपिट से या नेप ऑफ द नेक से राइट साइड में, और सेटल होगा आके राइट आई के ऊपर में। अब इसी के पैरेलल एक मेडिसिन और है, एंड दैट इज साइलीशिया। उसमें भी यहीं से स्टार्ट होता है नेप ऑफ द नेक से और राइट आई पे आके सेटल होता है। बट डिफरेंस बिटवीन बोथ द मेडिसिन इज कि जहां सेंग्विनेरिया कैन धूप से सन एक्सपोजर से उसकी तकलीफ बढ़ रही है, साइलीशिया में ठंडक से बढ़ती है। ठंडी हवा टॉलरेट नहीं कर सकता, बैठा हुआ एसी की हवा सर पे आ रही चेहरे पे आ रही है, टॉलरेट नहीं कर सकता। सर्दियां आ गई, उसकी तकलीफ चालू हो गई। अब पेशेंट को हॉट एटमॉस्फेयर चाहिए, बेटर बाइक कवरिंग चाहिए, और प्रोफ्यूज यूरिनेशन से। जहां ये दोनों राइट साइडेड हैं, वहीं इसके अपोजिट सिमिलर इज स्पाइजीलिया। स्पाइजीलिया में लेफ्ट नेप ऑफ द नेक और ऑक्सीपिट से स्टार्ट होगा और लेफ्ट आई पे यहाँ पे आके सेटल होता है। वहीं अगर पीछे से स्टार्ट होके पूरे सर को कवर करते हुए दोनों आंखों पे आके सेटल कर रहा है पेन, तो यहाँ पे जेलसीमियम मेडिसिन है, विच कम्स विद द थ्री ब्यूटीफुल डीज, डलनेस, डिजीनेस एंड ड्राउजीनेस। लेकिन जेलसीमियम का पेन इतना ज्यादा वायलेंट नहीं होता जितना बाकी सारी मेडिसिन का होता है, डल एकिंग नेचर का होता है, एंड पेशेंट फील्स बेटर फ्रॉम स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट्स के अंदर भी चाय और कॉफी, बाकी सारे स्टिमुलेंट्स उसको तकलीफ देते हैं, या प्रोफ्यूज यूरिनेशन जैसे साइलीशिया में है। अब माइग्रेन के टाइम पे अगर यूरिनेशन ज्यादा बढ़ जाए, कभी कभी ऐसा बहुत कम मिलता है, बट अगर मिलता है तो ओलियम एनिमेलिस इज द मेडिसिन। अब जब पीछे से चल के सारे दर्द आगे जा रहे हैं, तो आगे से भी तो पीछे जाना चाहिए, और उसके लिए कोई मेडिसिन होनी चाहिए, एंड दैट इज मेनिस्पर्मम। मेनिस्पर्मम में फोरहेड से स्टार्ट होगा, डल एकिंग पेन है, और ग्रेजुअली ये पीछे की तरफ जाएगा, विथ फ्रीक्वेंट यॉर्निंग होगी और रेस्टलेसनेस होगी। अब जब बात रेस्टलेसनेस की चली है, तो हम आर्सेनिक को कैसे भूल सकते हैं। आर्सेनिक भी माइग्रेन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। हाईली एंशियस पर्सन, टाइप ए पर्सनैलिटी, छोटी छोटी बात की बहुत ज्यादा चिंता करके बैठ जाएगा, और दैट कॉजेज माइग्रेन ट्रिगर। अब पेन्स अक्सर बर्निंग टाइप के होते हैं,
सारी कंप्लेंट्स बेटर बाय हॉट है एक्सेप्ट हेडेक. हेडेक इज बेटर बाय कोल्ड इन आर्सेनिक, जस्ट लाइक एलोस. हम आगे बढ़े. अब बहुत अजीब सी चीज है माइग्रेन इन स्कूल टीचर्स हेडेक या स्कूल टीचर्स हेडेक. ये उन लोगों में देखा जाता है जो कि एक्सेस मेंटल एक्सर्शन करते हैं. अब वो सिर्फ स्कूल टीचर्स तक ही लिमिट नहीं है, कॉलेज लेक्चरर्स भी हो सकते हैं, स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, आप साइंटिस्ट और हर वो पर्सन जो एक्सेस मेंटल एक्सर्शन करता है, अगर माइग्रेन उससे कॉज हो रहा है तो इट इज स्कूटिलेरिया इज द मेडिसिन. अब इन्हीं लोगों के अंदर में और एक्सेस मेंटल एक्सर्शन से एक और मेडिसिन हमारे पास है, दैट इज पिक्रिक एसिड. पिक्रिक एसिड में भी एक्सेस मेंटल एक्सर्शन से तकलीफ होती है, लेकिन पिक्रिक एसिड में माइग्रेन ऑक्सीपिटल एरिया में पाया जाएगा. एंड पेशेंट फील्स बेटर फ्रॉम टाइट बैंडेजिंग या ठंडा एप्लीकेशन लगाने से या सर धोने से. पेशेंट अक्सर कहता है कि मैं सर धो लूं तो मुझे आराम मिलता है. इसके साथ साथ दो इंपॉर्टेंट फीचर और मिलते हैं पिक्रिक एसिड में कि पिन और नीडल सेंसेशन जो सेंसरी सिम्टम्स हैं वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं, या बर्निंग अलोंग द स्पाइन यहाँ पे हमको देखने को मिलती है. और एसिड है तो प्रोस्ट्रेशन तो मिलेगी. अब एग्जैक्ट पैरेलल टू पिक्रिक एसिड सारे सिम्टम्स सेम है, दैट इज कालीफॉस. Again, a great nervine medicine. The only difference between the picric acid and Califos is Califos is better from gentle motion. हम सीपीएम में देख रहे थे हार्ड मोशन से एब्जॉर्प्शन था, यहां पे जेंटल मोशन से या कुछ खा लेगा उसके बाद पेशेंट को आराम आ जाएगा. एक और अजीब चीज हमने शुरू में बात की थी, वैकेशन हेडेक या वीकेंड हेडेक. ये उन लोगों में देखने को मिलता है जो बहुत ज्यादा मेंटल एक्सर्शन करते हैं पर ठीक रहते हैं, लेकिन जब वो रिलैक्स होने की कोशिश करते हैं कि बहुत काम कर लिया, अब मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊं या कल छुट्टी ले लूं, कुछ वैकेशन पे चला जाऊं, उस दिन उसको तकलीफ होगी. दैट इज रिलैक्सिंग पीरियड आफ्टर एक्सेस मेंटल एक्सर्शन इज स्पेसिफिक फॉर आइरिस वी. सिंथेसिस रिपर्टरी के अंदर में एक ही मेडिसिन है इस कंडीशन के लिए. ये चीजें हमने पहले ही देख ली कि हेडेक वर्स होता है वॉमिटिंग से और अकम्पनेड करता है विद द ब्लरिंग ऑफ विजन. अब शॉपिंग हेडेक ये क्या चीज है? मेल्स में तो हम इस चीज को मान सकते हैं कि फीमेल जा रही है तो खर्चा तो करवाएगी और कई तरह की चीजें रहेंगी, लेकिन अक्सर माइग्रेन फीमेल्स में ज्यादा देखा जाता है और फीमेल्स शॉपिंग को हमेशा एंजॉय करती हैं. लेकिन उसमें एक बड़ा स्ट्रेटा ये भी होता है कि सब कुछ किया, शॉपिंग एंजॉय किया, लेकिन घर जब पहुंच रहे हैं तब हम यहाँ पे सर दर्द को लेके ही पहुंच रहे हैं. तो अब शॉपिंग सिर्फ इतनी सी चीज नहीं होती है कि कहीं पे गए और कोई चीज सेलेक्ट की और हम घर लेके आ गए, बट शॉपिंग के अंदर में हमको कई तरह की एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं, कई तरह के फैक्टर्स देखने को मिलते हैं. हमको एक शॉप पे जाते हैं, चीज पसंद नहीं आई, दूसरे शॉप में जा रहे हैं, एक मॉल से दूसरे मॉल में जा रहे हैं, एक लोकेशन से दूसरे एरिया में जा रहे हैं. काफी फिजिकल एक्सर्शन होता है, सामान उठा के हाथ में चल रहे हैं, मसल्स में स्ट्रेन पड़ता है. कई तरह की चीजें देखते हैं, लाइट्स एक्सपोजर होती हैं. यस. सॉरी टू डिस्टर्ब यू, और टाइम बहुत अब हमारे पास काफी कम है, नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने वाला है थोड़ी देर में, तो कृपया आप फटाफट वाइंड अप कर सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो जाएगा अभी. वी आई आर थिंक मुझे जिस तरह की चीजें हैं, मुझे यहाँ पे इमीडिएट तो थोड़ा सा पॉसिबल. मैं सर से बात करूंगा फिर एक सेपरेट एक और सेशन के लिए आपके लिए. ठीक है. जी सर. ठीक है. ठीक है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. थैंक यू दरिया निशान जी, आपका बहुत ही बढ़िया नमस्कार सर. प्रेजेंटेशन. नमस्कार, कैसे हैं बस सर आपकी ब्लेसिंग. डॉक्टर दरिया?
डॉक्टर दरियानी सर, आप भी कुछ बताइए। डॉक्टर दरियानी, आई थिंक यू कैन टॉक ना। डॉक्टर दरियानी, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट है सर। अनम्यूट है। डॉक्टर दरियानी, आप बोल सकते हैं सर। लेट मी हेल्प हिम, जस्ट अ या सेकंड सर। या अगर डॉक्टर एस.के. तिवारी जी प्रेजेंट हैं तो मुझे रेज करें। डॉक्टर एस.के. तिवारी, यू आर हियर। सर आप बोलिए सर। तिवारी सर, बहुत अच्छा लगा सर, आज आप भी हैं। डॉक्टर एक तिवारी जी को मैं नहीं देख रहा हूँ। एक बात और कहूंगा सर, एक मेडिसिन बड़ी टिपिकल काम में लेके देखी है मैंने, दैट इज निकोलियम। एप्रीहेंशन, स्टेट ऑफ माइंड, मुझे एप्रीहेंशन में बाहर जा रहा हूँ, कहीं सर में दर्द हो जाए, और सर में दर्द भी होगा तो भयंकर होगा। इसलिए वो डॉक्टर साहब मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वो दवाई मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसलिए बैग बनाते हुए, अपना किट बनाते हुए वो दवा जरूर रखेगा अपने साथ में, और उसको भरोसा है कि जब मुझे दर्द होगा तो मैं दवाई लूंगा, चाहे हो चाहे नहीं हो। लेकिन अगर इत्तेफाक से उसके पास दवाई नहीं है और उसको दर्द हो गया, तो उसको जिंदगी भर ये पछतावा होता है कि मैं दवा लेके जाता तो मैं ठीक रहता। तो मेरे यहाँ जो फॉरेन ट्रिप करने वाले ज्यादा बिजनेसमैन आते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर वाले आते हैं, मुझे उनमें से कुछ लोगों के लिए स्पेशली फाइल बना के रखी हुई है कि सर, जब आप आए तो साथ में। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, वी आर एक्सीडिंग टाइम सर विद 2 मिनट्स। तो थैंक यू, एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा फीडबैक आपने दिया है। एंड देन निशान जी, आपका भी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप इस लेक्चर को अगर कंप्लीट करने के लिए दूसरा सेशन लेंगे तो आ सकते हैं हम लोग, मैं आपसे बात कर लूंगा, ठीक है ना। जी सर। तो अभी आज का सेशन हम लोग समाप्त करते हैं। निशान जी को बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर जेडी दरियानी जी को भी मेरा धन्यवाद, और उनसे आशीर्वाद की हेलो मैम। एक चीज अर्ज करूंगा, जो मॉडरेटर साहब बैठे हैं, 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले कहलाना चालू करें तो वो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सर, सॉरी सर टू इंटरप्ट यू सर, बिकॉज उसका तोड़ बड़ा मुश्किल। आपके इतने अच्छे प्रेजेंटेशंस थे कि उनको भी इंडोर्स हो गए हैं, तो उनका कोई दोष नहीं है सर। तो थैंक यू सर, एंड Thank you. एवरीवन। Thank you, Hindi team. Thank you, Daryani sir. Actually, I have such kind of headache. I was listening. I find out the remedy. Shopping headache even I have. Thank you, Hindi team. थैंक यू Now, मैम, थैंक यू। मैं कुछ कह लूं मैम आपके लिए कि चलिए, लास्ट टाइम भी बात हुई थी, आप इंग्लिश लेकिन सेशन के टीम में हैं। लेकिन इंग्लिश आपने यहाँ पे एक चीज कही थी उसके साथ में कि आप कंफ्यूज थी कि यू आर शॉपिंग और इट इज द सन, shopping है? या सन आपको कौन ट्रिगर करता है। सन से भी तकलीफ होती है और शॉपिंग से भी तकलीफ होती है, तो यू आर कंफ्यूज कि कौन सी मेडिसिन है। And उस टाइप की No, चीज if के लिए अगर हम बात कर रहे हैं जहाँ दोनों कंडीशन आ गई है, I दैट will इज send you ब्रायोनिया। message, sir. I will send you मैम message. ब्रायोनिया, आई एम टेलिंग यू द मेडिसिन, दिस इज द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी। Yeah. So Thank not our time. It is your English team time. Now it is the time for the English session. ओके Thank you मैम, so थैंक यू much. सो मच। Thank you so much, Hindi team.